अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तमाम ख़वातीनो हज़रात, तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आज की वीडियो हम बेसिकली फैसल रज़ा अब्दी साहब की जो रीसेंट इंटरव्यू है, आई थिंक उनका 20th या 21st ऑफ अप्रैल को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है, उसके ऊपर हम उनका एक एनालिसिस बना रहे हैं उनकी दी गई रिसर्च का। आ, वो कुछ ठीक अच्छा भी होगा, उनकी कुछ बातें जो हैं उनसे हम इख्तलाफ करते हैं, और कुछ बातें जो हैं उनसे हमें इत्तेफाक है। जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ फैसल रज़ा अब्दी साहब की वीडियो देखनी है, वो इस वीडियो का जो 9 मिनट्स का क्लिप है अप्रॉक्सीमेटली, वो उस 9 मिनट के क्लिप को देखें और उसके बाद बेशक उसको बंद कर दें। और जिनमें हिम्मत है एक दूसरा जाविया सुनने की भी, ये कोई फैसल रजा अब्दी साहब के खिलाफ बात नहीं है, दूसरा एक जाविया है। अगर वो जाविये को सुनना चाहते हैं तो प्लीज़, आप यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमारी वीडियो को ज़रूर सुने, मज़ीद आगे भी एनालिसिस को सुने। तो हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको फैसल रजा अब्दी साहब की वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद हम आगे को चलते हैं। भले नहीं मिले तो इल्ज़ाम तो लगा रहे ना। मेरा केस तो ये था कि ये अज़ाब इलाही नहीं है, ये इंसान का बनाया हुआ कत्लेआम है। तावक के ये वैक्सीन पे ना आ जाएं, आप वैक्सीन लगाएंगे दुनिया खुल जाएगी। अब आप जितना खोल लें, आखिर में खुलना ये वैक्सीन के बाद ही है। जो भी कैलकुलेशन आएगी वो वैक्सीन के बाद पता चलेगा। कितने मुल्क बच गए, कितने रह गए, कितने बर्बाद हो गए, कितने की मईशत टूट गई, कितनों की कमर टूट गई, कितने मर्जर हो गए। तो अब भाई ये क्या, ये कोरोना है, आपा बुआ है। मैं इस टाइम से इस टाइम तक हल्का हो जाऊंगा, मैं इस टाइम से इस टाइम तक सख्त हो जाऊंगा, मैं इस टाइम से इस टाइम तक फिर हल्का होकर और फिर इतने में सख्त हो जाऊंगा। भाई ना मैं सरहद क्रॉस करूंगा, ना मैं इधर आगे बढ़ूंगा। कहूँ आओ बिला वजह में वैक्सीन लगाओ, आप लगाओगे? कभी भी नहीं लगाओगे। चाहे मैं उसके अंदर आपको सोराब गोट का 2 नंबर मिनरल वाटर जो है वो इंजेक्ट करके बता दूं कि यार यही वैक्सीन है, तो आप वो लगा लोगे। तो आपको ये वैक्सीन तक लाना है, बाकी काम तो वैक्सीन के अंदर है। आप जो मैंने आपको उनके सेनेटर का ऑफिशियल बयान जो उन्होंने रिकॉर्ड पे दिया, जो हेल्थ के सरबराह हैं, उनका कोट कर दिया आपको, कि वो कहते हैं जो लाशें भी आ रही हैं कहते हैं कोरोना में लिख दो। तो यही हो रहा है दुनिया में, 3 मुल्कों के अलावा जहां भी हो रहा है वो यही हो रहा है। अभी तक पाकिस्तान में मैं नहीं समझता, मेरी कैलकुलेशन नहीं कहती कोरोना आया, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि बिल्कुल लाया जाएगा इधर, और जिस दिन वो आएगा वो अपने मुंह से खुद बोलेगा मैं कोरोना हूं। और यही तो बोल रहा हूं, ये कौन सा वायरस है जो कान में बता के चला गया कि मैं नेक्स्ट मंथ मारूंगा। यार वबा जो फैलती है वो तो आनन फानन फैलती है और बिला तफरीक जाती है, फिर उसके सामने जो आ जाए वो उसको लेती चली जाती है। वो कभी ये नहीं बताती कि मैं 15 से 20 अप्रैल तक हल्की हो जाऊंगी और 25 अप्रैल से लेकर 25 जून तक मैं बहुत सख्त हो जाऊंगी। ये ज़रूर है कि ये वैक्सीन जब लगाई जाएगी आपको तो स्कैनर से स्कैन की जाएगी जब आप किसी भी पोर्ट पर जाएंगे। ये आपको फ्री में देंगे, क्योंकि देने के बाद आपका दिमाग ले लेंगे पूरा, वो जो उनका तरीक़ेकार है उस पर चलेंगे। बिल गेट का ताल्लुक है कि वो दवा बनाएगा। यार वो उसने ये पोलियो वैक्सीन आपको दे दी, यहाँ पर सारा उसने फाइनेंस किया। क्या असर होगी आज कौम का? मेमोरी ख़त्म हो गई इस कौम से। जिन्होंने पोलियो वैक्सीन नहीं पिलाई उनके आज तक एक भी केस ना निकला। मैं जो आज आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसके बाद ना राशन बांटने की ज़रूरत है, ना इसके बाद आपको कोई ये 12-12 हज़ार रुपये की भीख देने की ज़रूरत है। कौमों को बनाना है तो फिर स्ट्रेटजी पे जाना होगा, और स्ट्रेटजी होती है कम से कम मिनिमम 10 साल की। मैं आपको आज एक बुनियाद बता के जा रहा हूँ, इस पर अमल कर लिया यहीं से टेक ऑफ होगा, और नहीं किया भीख मांगते रहो सारी जिंदगी। देखें, दुनिया की कुल तरक्की का दारोमदार ऑयल ही है ना। अच्छा फर्ज करें अगर आपको कल पता चल जाए आपका ड्राइवर क्या है, जनाब ऑयल तो है नहीं, ये घोड़ा खड़ा है, आप इस पर सवारी कर लें, तो आप करेंगे? यहाँ पत्थरों के दौर में दुनिया जा रही है, यही बता रहा हूँ। ये 1532 बिलियन बैरल ऑयल जो है ये कंफर्म है, ये ओपेक की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक दुनिया के अंदर आज से ठीक 40 साल बाद, 42 साल बाद ऑयल का खात्मा हो जाए। हर दुनिया में तेल की कीमत है भाईजान। ये जो ईरान है ना, दुनिया में सबसे सस्ता तरीन तेल इसके पास है, क्योंकि उसके निकालने की जो कॉस्ट है $1.9 है, जो कि ₹1.90 बनती है पर लीटर में। ₹1.90 ये इसकी कॉस्ट है, ईरान में इसकी कॉस्ट है। 40 साल बाद अमेरिका की ये खलाई टेक्नोलॉजी, फलां टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी, भाई ये इसके लिए इसको बहुत बड़े तेल का रिजर्व चाहिए। ईरान का जो अमेरिका का जो 36 बिलियन बैरल ऑयल है उसमें से आज तक 1 लीटर नहीं निकाला उन्होंने। तो ये तेल कहाँ जा रहा है? ये तेल अमेरिका ले जाके रिजर्व किया जा रहा है, क्योंकि उनका फार्मूला ये है, हमारे पास 2060 तक 600 बिलियन बैरल तेल का रिजर्व होगा, हम जैसे चाहे दुनिया को चलाएंगे। 9:30 पर आलमी मार्केट के जब हमने लास्ट प्रोग्राम किया 3 दिन पहले, क्रूड ऑयल की कीमत थी $19 पर बैरल। हम जब आज प्रोग्राम करने में घर से निकला तो क्रूड ऑयल की कीमत थी $11.5 पर बैरल। अभी प्रोग्राम शुरू किए हुए 5 मिनट हुए हैं और अभी कीमत हो गई है $5.5 पर बैरल। दुनिया में इससे नीचे पेट्रोल है ही नहीं, ना आएगा, आ ही नहीं सकता।
میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب میں آن لائن بائنگ پہ جاتا ہوں تو میں 5 سال 4 سال 3 سال جتنا چاہے ریزرو کر سکتا ہوں. اب یہاں پر آرامکو کے بادشاہوں سے ہماری ذاتی دوستیاں، ہم نے ساری زندگی ان کی خدمت کی ہے، ان کی حفاظت کی ہے، ان کے مفادات کا تحفظ کیا ہے، ایون کہ اپنے تمام چیزیں پلیٹ میں رکھ کے ان کو پیش کر دیں، چاہے 3G 4G ہو، چاہے گرے ٹریفکنگ ہو، چاہے PTCL ہو، چاہے کے الیکٹرک ہو، سب کے وہی مالک ہیں آپ کے ملک کے اندر. اتنی خدمات کے باوجود کیا پاکستان آج یہ تقاضا کرے گا کہ ہمیں اگلے 10 سال کے لیے $5.5 کے اوپر یہ ہمارا ریٹ فکس کر دیا جائے، ہم اس کی کیش پیمنٹ کریں گے، ہمیں $5 کے ساتھ یہ تیل جو اگلے 10 سال دیا جائے، تو یہاں سے آپ کی ترقی کا ہو جائے گا آغاز. جو کروڈ آئل 170 لیٹر بنتا ہے یہ ریفائن ہونے کے بعد، یہ سارا پیٹرول تو نہیں بنتا. اس کے اندر 45% جو 170 لیٹر کے اندر 45% جو ریشیو ہے وہ پیٹرول بنایا جاتا ہے، جو بنتا ہے 76 لیٹر. 76 لیٹر کی کاسٹ 97 سے آتی ہے $7,372. ڈالر بنتے ہیں $45.5. اس کے بعد اسی 170 لیٹر کے اندر سے 25% کشید کیا جاتا ہے ڈیزل. ڈیزل بنتا ہے، اس کی لیٹر کی تعداد بنتی ہے 42.5 لیٹر. یہ پاکستانی روپے بنتے ہیں $4547 اور ڈالر میں یہ بنتے ہیں $28. پھر آ جاتا ہے اس میں 9% جیٹ فیول اور کیروسین آئل کشید کر رہے ہیں آپ، 170 میں سے کشید کر رہے ہیں آپ. وہ 9% ہے ان لیٹر، یہ آ جاتا ہے 15.3 لیٹر. اس کی پاکستانی روپے میں تعداد بنتی ہے 15 لیٹر کی $1484. ڈالر بنتا ہے 8.98. اس کے بعد 6 اس کے بعد جو ہے 4% اس کے اندر جو ہے وہ کشید کیا جاتا ہے ہائیڈرو کاربن گیس لکوڈ، جو کہ پلاسٹک پروڈکٹ استعمال کے بننے میں آتا ہے. اس پینٹس ہیں، اس کے اندر ڈٹرجنٹ ہیں، اور اس کے اندر نیچرل گیس فار ٹرک ہے، یہ کشید کیا جاتا ہے. یہ بنتا ہے 6.8 لیٹر. اور اس کے بعد آتا ہے 13% جو ہے اس 170 لیٹر کے اندر آتا ہے دیگر مصنوعات، جو کہ بنتا ہے 22.1 لیٹر، جس کے اندر ٹرک ویکس، کینڈل ویکس، پیٹ کوک، لوبریکینٹ، لپسٹک، را مٹیریل یہ بنتا ہے. اب اس کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. پیٹرول $45.5 76 لیٹر کی کاسٹ ہے، 45.5 لیٹر. ڈیزل کی $28 کاسٹ ہے، 42.5 لیٹر کی. جیٹ کیروسین آئل $9.16 بنتا ہے، 15.3 لیٹر کی. ہائیڈرو کاربن $20 بنتا ہے ادر پروڈکٹ کے ساتھ، جو کہ بنتا ہے 28.8 لیٹر کے حساب سے. تو جب آپ اس کو ٹوٹل کیلکولیٹ کریں گے تو یہ آپ کو پورا سامنے آئے گا. ایک بیرل جو تیل ہے وہ کشید ہو کے آپ کو پڑا $102.66 کے اندر. خریدا کتنے میں؟ 3 دن پہلے 19 میں، اب سے 1 گھنٹہ قبل $11.5 میں، اب $5.5 میں. تو یہ آپ کے پاس جو سامنے فگر آتا ہے، یعنی کہ آپ کو 1 لیٹر کتنے میں پڑا؟ $11.70 میں. اور آپ کو دے کتنے میں رہے؟ 97 میں. 11.70 کے اندر آپ $28 لگا لیں اس کی کاسٹ، یعنی آپ کی ڈیوٹیز، تو یہ آپ کو پڑا $39.70 میں. $39.70 میں $28 جو ہے وہ باقاعدہ گورنمنٹ کے فنڈ کے اندر جا رہے ہیں، ایز اے ٹیکس، ایز اے GST، ایز اے لیوی. تو یہ باقی $50 کون کھا رہا ہے؟ ہم دیتے ہیں عمران خان کو پیسہ، کھولو فنڈ، آؤ خریدیں یہاں پہ 10 سال کا پیٹرول آگے پاکستان کے لیے. اگر پاکستان کا پیٹرول اگر آج ہم $1.25 پہ خریدیں اور تم $30 لیویز اور ڈیوٹی بھی لگا لو، تو $31 پہ تم پاکستان میں پیٹرول اگلے 10 سال تک کے لیے قائم رکھنے پہ کامیاب ہو گئے. تو پاکستان کی اٹھان کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. یہی وقت ہے، آؤ کل فیصلہ کریں اگلے 24 گھنٹے کے اندر اس سے نیچے پیٹرول نہیں آئے گا $1.23 پر بیرل سے. ابھی 5 منٹ کے اندر اس کے اندر آپ دیکھیں تو صحیح، کیا ایران کا چیلنج کرتا ہوا تیل ان کو نیچے لانے پہ مجبور کر رہا ہے، اس لیے کہ ڈیمانڈ سپلائی نہیں ہے. گاڑیاں بند، جہاز بند، صنعت بند، سب کچھ بند، تو بائر نہیں ہے. $1.23 پر بیرل پہ لا کے پھر بائر موجود ہے. جاؤ اب آن لائن بائنگ پہ دیکھو کہ سب سے زیادہ آن لائن بائنگ کس نے کی ہے. جب مہنگا ہوتا ہے تو آپ مہینے کے لیے بائنگ کر لیتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جب سستا ہو رہا ہے تو میرے بھائی اس کو آج 1.25 پہ بائنگ کرو. میں عمران خان کو آفر کرتا ہوں، ہر آدمی، ہر پاکستانی، کھولو کل فنڈ، تمہیں بھیک مانگنے کا شوق ہے ہم دیتے ہیں.
आओ तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे कितने 1100 अरकान असेंबली हैं, सबका फंड उठाओ और डालो इसके अंदर, अगले 10 साल के लिए $1.2 के ऊपर इस पेट्रोल को रिजर्व करो अगले 10 साल के लिए। ताने को यार खजाना हम देते हैं, हम आवाम पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, मैं अपील करूंगा पहली बार जिंदगी में, आओ इसके फंड के अंदर पैसे दो, लाओ, आपके पास रिजर्व पड़े हुए हैं, आपके पास ये तरक्याती बजट पड़े हुए हैं जो कभी तरक्की जो कमीशन के अंदर पूरे हो जाएंगे। $1-2 बिलियन का आपके पास ये है, 1.46 बिलियन आपको वर्ल्ड बैंक दे रहा है, आपके पास 10 साल का तेल खरीदने के लिए बहुत है। इसके बाद तेल कब खरीदोगे? 1.25 बिलियन बैरल को अगले 10 साल के लिए बुक करो। पाकिस्तान में तुम्हारे टैक्सेस के साथ ₹31.30 पे पेट्रोल आ जाएगा। ₹31.30 के साथ ही जब आप पेट्रोल मार्केट में छोड़ोगे, आटा भी गिरेगा, दाल भी गिरेगी, बिजली भी गिरेगी, किराए भी गिरेंगे। इससे अच्छा रिलैक्सेशन और क्या होता है? जी, तो जनाब आप लोगों ने फैसल रजा अब्दी साहब की वीडियो सुन ली कंप्लीट विदाउट एनी इंटरप्शन। रीज़न इस वीडियो के बनाने का ये है कि कुछ बातें जो उन्होंने कही हैं हम वो पॉइंट बाय पॉइंट इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हमने आपको ये पॉइंट्स दिखाए हैं, आपके सामने बयान करेंगे। हो सकता है आप उन चीज़ों से इख्तिलाफ करें और हो सकता है कुछ लोग इत्तेफाक करें। मेरी जो पिछली क्रिटिकल एनालिसिस की जो वीडियो थी उसके मुताबिक हो सकता है ज़्यादातर लोग इख्तिलाफ भी करेंगे और गालियाँ भी देंगे। तो गालियां देने के बजाय इधर से ऑनवर्ड्स अगर आपको लगता है कि आप फैसल रजा अब्दी साहब के ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी यहाँ से वीडियो को बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप खुले जहन के मालिक हैं और आप एक दूसरा जाविया सुनना चाहते हैं तो इससे ऑनवर्ड्स हम आगे बात कर सकते हैं। फैसल रजा अब्दी साहब ने जो मैंने क्लिप लगाया उसमें बेसिकली इन्होंने प्रोग्राम का आगाज़ किया था अमेरिका और चाइना का एक दूसरे पे इल्ज़ामात के लगाने से, और इन्होंने कहा था कि दोनों क्योंकि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं इसलिए ये मैन मेड वायरस है। ये वायरस मैन मेड है या नहीं है, इसके बिहाइंड बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं और हम उन कॉन्स्पिरेसीज में जितना ज़्यादा घुसते जाएंगे, जितना ज़्यादा जाते जाएंगे, उतनी ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें निकलेंगी। जिस वक्त ताउन की बीमारी फैली थी तब भी ये कहा गया था कि मैन मेड है। जिस वक्त स्पेनिश फ्लू आया था आज से तकरीबन 100 साल पहले 1920 में, उस वक्त भी यही कहा गया था। उसके बाद आपकी जितनी भी अछूत की बीमारियां आती हैं उसके अंदर ज़्यादातर यही कहा जाता है कि ये मैन मेड है, ये कहाँ से आ गई, ये आसमान से गिर गई, क्योंकि हर बीमारी कुछ अरसे बाद पैदा होती है, नई होती है, और जो हम खाते पीते हैं, जो हमारा रहन सहन होता है, वो उसके मुताबिक ये वायरसेस और बैक्टीरियाज जो हैं ये अल्लाह ताला पैदा करता है। तो इसके अंदर आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जितनी चाहें वो बना सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि अमेरिकी डॉलर जो है वो बढ़ रहा है और दुनिया की बाकी सारी करेंसीज जो हैं वो नीचे जा रही हैं। आपकी बात जो है वो कुछ हद तक सेंस बना सकती है, लेकिन आप डॉलर को किस करेंसी से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है। आप डॉलर को पाकिस्तानी रुपए से कंपेयर कर रहे हैं, आप डॉलर को यूरो से कंपेयर कर रहे हैं, आप डॉलर को कतरी रियाल से कंपेयर कर रहे हैं, सऊदी रियाल से कंपेयर कर रहे हैं, आप कतरी करेंसी से कंपेयर कर रहे हैं, आप किस करेंसी से कंपेयर कर रहे हैं और कौन सी करेंसी नीचे जा रही है और उसके अगेंस्ट डॉलर ऊपर जा रहा है। तो उसके मुताबिक फिर आप कह सकते हैं कि अमेरिका ने फलां करेंसी को नीचे गिराया और उसके अगेंस्ट उसकी करेंसी ऊपर जा रही है। जाहिर सी बात है जब चाइना में कारोबार टोटल बंद हुआ तकरीबन 3-4 महीने के लिए तो करेंसी बिल्कुल नीचे गई, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कारोबार खुल रहा है और अमेरिका की करेंसी जो है आहिस्ता आहिस्ता उस पर इम्पैक्ट आ रहा है और चाइनीज युआन जो है वो ऊपर जा रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी दो करेंसीज को आपस में कंपेयर किया है और उसके मुताबिक आपका ये एनालिसिस है। तीसरी चीज, ये अजाब इलाही नहीं है, ये कत्लेआम है। मुमकिन है ये कत्लेआम है, लेकिन इस कत्लेआम को रोका जा सकता है। बजाय इसके कि आप ये कहें कि ये कत्लेआम अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, आप अगर इस चीज़ का प्रचार करें कि इस कत्लेआम को रोका कैसे जा सकता है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करें कि जनाब आपस में एक दूसरे से मुसाफा फ़िलहाल मत करें, आप पार्टीज़ में मत जाएं, आप एक दूसरे से मिलना जुलना कम से कम करें, वो तालीम ज़्यादा बेहतर होगी। बजाय इसके कि आप कहें कि आपका कत्लेआम हो रहा है तो लोग तो बाहर निकलेंगे, लोग अपना दुश्मन तलाश करेंगे। तो इस तरह की बातें करने के बजाय और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को आगे लाने के बजाय आप लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, और अगर ये दुश्मन की साजिश है भी तो बराए मेहरबानी उसे नाकाम बनाएं।
پھر فیصل بھائی نے کہا کہ ویکسین کے بعد معلوم ہوگا کہ کتنے ملک ٹوٹ گئے، کتنے مرج ہوئے، کتنے نئے بنے، یعنی گریٹر اسرائیل، رشیا دوبارہ یونائٹڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، امریکہ کا کتنے ملکوں پہ قبضہ ہوتا ہے، پاکستان ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ یہ بات انہوں نے ٹھیک کہی ہے، کیونکہ اس کے بعد دنیا چینج ہوگی، دنیا میں خاصی چینجز آئیں گی۔ وہ ملک جو خود کو سسٹین نہیں کر پائیں گے وہ ٹوٹیں گے، اور وہ ملک جو خود کو سسٹین کر سکیں گے مے بی وہ دوسرے ملکوں کو اپنے اندر مرج کر لیں۔ لیکن اس میں صہیونی سازش سے زیادہ ہماری اچھائیاں اور غلطیاں جو ہیں وہ میٹر کر سکتی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم یہاں پر امریکہ کو گالیاں دیں، ہم اپنے ریزروز اور اپنے جو اکانومی ہے ہم اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں تو بہتر ہے۔ اچھا جی، پھر انہوں نے کہا کرونا ہے یا آپا بوا ہے، کہ جب اس کا دل کرتا ہے آتا ہے، جب اس کا دل کرتا ہے چلا جاتا ہے۔ یہ بھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن مسئلہ یہ کرونا تو اپنی جگہ پہ رہتا ہے، کرونا کہیں نہیں جاتا بھائی۔ کرونا صبح بھی ادھر ہی رہتا ہے، شام میں بھی ادھر ہی رہتا ہے، رات میں بھی ادھر ہی رہتا ہے۔ پرابلم آپ کی پالیسی میکرز میں ہے، اس میں کرونا کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پرابلم ہے ان لوگوں میں جنہوں نے اس پالیسی کو بنایا ہے کہ صبح میں دکانیں کھول دو کیونکہ صبح میں کرونا نہیں آتا۔ تو یہ پرابلم اب اپنے حکومتی جو حلقے ہیں ان سے بات کریں، اس بارے میں امریکہ کو دوش مت دیں۔ اور کیونکہ وائرس نے تو اپنی جگہ پہ رہنا ہے، وائرس کہیں نہیں جا رہا۔ پھر آپ نے کہا جی کہ آپ کے اندر جو ہے ویکسین جو ہے آپ کو بلا وجہ میں اگر دی جائے گی تو کیا آپ ویکسین لگا لیں گے؟ اور اگر میں آپ کو سوراب گوٹ کا پانی بھی دے دوں گا تو آپ اس کو ویکسین سمجھ کے پی لیں گے؟ اس طرح کی آپ نے کوئی بات کی تھی۔ تو بات سمپل سی یہ ہے کہ ویکسین جو ہے وہ پہلی بات تو یہ کہ سوراب گوٹ کا پانی آپ کو کسی صورت نہیں پلایا جائے گا، اس کے لیے تو آپ بالکل بے فکر رہیں، کیونکہ آپ کے پاس چلیں امریکہ کے سائنٹسٹ آپ کو شاید سوراب گوٹ کا پانی بھیج دیں، لیکن آپ کے پاس لوکل سائنٹسٹ بھی موجود ہیں جو کہ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ خالی سوراب گوٹ کا پانی ہے یا پھر ایکچوئل ویکسین ہے جس کے اندر کوئی انگریڈینٹس موجود ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ کو کچھ بھی پلا دے گا اور آپ کی حکومت اور آپ کے ارد گرد کے لوگ کہیں گے ہاں 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 مجھے پلا دو، ایسا نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا جی وہ بس ویکسین جو ہے وہ پلانی ہے، اس کے بعد باقی کام تو ویکسین نے کرنا ہے۔ یہ ایگزیکٹ وہی مینٹیلٹی ہے جو کہہ رہی ہے کہ 5G ٹیکنالوجی آ گئی تو اس کے بعد جو ہے بس دنیا تبدیل ہو جائے گی اور ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا۔ حضور 5G ٹیکنالوجی آئے یا آپ کے اندر چپ انسرٹ کی جائے، ایسا کچھ نہیں ہونے لگا۔ آپ کے پاس آلریڈی ایک سیل فون ہے، اگر انہوں نے آپ کو ٹریک کرنا ہونا تو آپ کا دن رات وہ اس سے ٹریک کر سکتے ہیں۔ انہیں آپ کے اندر کوئی چپ گھسانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ سیل فون چپکا ہوا ہے اور وہ سیل فون کہیں نہیں جا رہا۔ انہوں نے آپ کے اندر باہر سے سب کچھ نکال لینا اس کے اندر سے ہی۔ دوسری چیز آپ نے کہا کہ جی امریکن سینیٹر جو ہیلتھ کے سربراہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو بھی آتا ہے ہم اس کو کورونا میں ڈال دیتے ہیں۔ تو امریکن سینیٹر جو کہ ہیڈ ہیں اس وقت ہیلتھ کے وہ ہیں ایلیکس ایزر۔ میں نے گوگل پہ کافی سرچ کیا ہے، اگر کسی بھی صاحب یا صاحبہ کو ان کا یہ بیان ملے تو پلیز کمنٹس میں ضرور پوسٹ کر دیں، کیونکہ مجھے یہ بیان نہیں ملا۔ میں نے خاصا ڈھونڈنے کی کوشش کی، میں نے امریکہ میں بھی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے کہیں پہ یہ بیان ابھی تک نظر نہیں آیا۔ اگر آپ کو نظر آئے تو پلیز اس کی آڈیو یا اس کا کوئی اوتھینٹک سورس جو ہے وہ کمنٹ میں پوسٹ کیجیے گا۔ ہاں کسی پاکستانی اخبار کی خبر مت لگائیے گا یا کسی انڈین اخبار کی، وہ ٹرسٹ وردی سورس نہیں ہے، یا کسی یوٹیوب یا فیس بک کا تراشا مت لگائیے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلی چیز کے اوپر۔ انہوں نے کہا جی میری کیلکولیشن کہتی ہے کہ پاکستان میں کورونا ہے ہی نہیں، جب آئے گا تو منہ سے بولے گا۔ اور بھائی وہ اپنے منہ سے اور کتنا بولے، آپ کے پاس ٹیسٹ پراپر ہو نہیں رہے، آپ کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل رہے ہیں، تو آپ کا کورونا جو ہے وہ کس طرح سے آ کے بات کرے آپ سے، آپ کو زبانی آ کے بتائے کہ میں آ گیا ہوں۔ آپ کے پاکستان میں کئی لوگ مر رہے ہیں، میں ہمارے اپنے کئی جاننے والے لوگ ہیں، اطراف میں آپ دیکھیں آپ کو نظر آ جائیں گے کئی لوگ مر رہے ہیں، تو اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کورونا آئے گا تو منہ سے بولے گا، تو پتہ نہیں کب بولے گا۔ آپ کو اگر سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کورونا بولے گا تو اللہ ہی حافظ ہے آپ کا۔ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں جی وبا پھیلتی ہے اور بس پھیلتی چلی جاتی ہے اور بس نکلتا چلا جاتا ہے، تو حضور آپ کی عقل کو نہ 100 توپوں کی سلامی ہے، میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ویکسین لگائیں گے تو اس کے بعد آپ کے اندر سکینر آ جائے گا اور آپ کو سکین کیا جائے گا ہر ایئرپورٹ پہ۔
ये इंतहाई मोहमिल किस्म की बात है। वैक्सीन नाक में घुसाने से या आपको टीका लगाने से आपके अंदर चिप नहीं जाती। चिप लगाने के और बहुत से तरीके हैं, बिलीव मी। अगर आज हमारे लोग कोई टेक्नोलॉजी, कोई कंपनी अगर ये इंट्रोड्यूस करवा दे कि इफ़ यू हैव अ चिप इन योर हैंड यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, तो लोग ये करना शुरू कर देंगे खुद ही से। उन्हें ये पूरा कोरोना करने की ज़रूरत नहीं है। लोग इतनी टेक्नोलॉजी के पीछे पागल हैं पूरी दुनिया में, उन्हें पूरा कोरोना का पेंडेमिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपने एक बड़ी अजीब बात की जो कि मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, फैसल रजा अब्दी साहब। आपने कहा जी वैक्सीन आपको फ्री में दी जाएगी, और बिल गेट्स का वैक्सीन से क्या ताल्लुक? उसने पोलियो की वैक्सीन पे अरबों रुपए लगाए, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, और हमारी आवाम की अकल खत्म हो गई। और जिन लोगों ने वैक्सीन का एक कतरा नहीं पिया, उन्हें पोलियो ने कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाया। यार आप में और वो जो एक तालिबान जहनीत है, उसमें क्या फर्क रह जाता है? आप कैसी बात कर रहे हैं भाई? मुझे आपसे कम से कम इस बात की उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तान में पोलियो की वैक्सीन बेनजीर भुट्टो लाई थी, जो कि आपकी पार्टी लीडर थी, जिनका अलम बुलंद करके आप हमेशा चलते रहे हैं। आज आप वही बात कर रहे हैं जो कि उनके मुखालिफ कहते थे कि यहूदी लॉबी बेनजीर के पीछे है, और वो ये पोलियो वैक्सीन हमारे अंदर लाई है और हमारी मर्दाना ताकत खत्म कर देगी। और आज आप ये कह रहे हैं कि लोगों के दिमाग खत्म हो गए। आप एग्जैक्टली वही एजेंडा जो है वो आगे लेकर चल रहे हैं। तो मुझे आपसे कम इस बात की कतई उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की बात करेंगे। आगे फैसल रजा आब्दी साहब की, अब वो लोग जो कि तनकीद के डर से पहले से ही बात को ख़त्म करके वीडियो बंद करके जा चुके हैं, अब मैं फैसल रजा आब्दी साहब की तारीफ़ करने लगा हूँ। फैसल रजा आब्दी साहब ने एक बड़ा अच्छा कुलिया बताया कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है। पेट्रोल जो है उसके ऊपर हमें ख़रीदना चाहिए, जितना ज़्यादा ख़रीद सकते हैं। अरबों के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करें। ईरान के ऊपर से अगर पाबंदियाँ उठ जाती हैं तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगले 10 15 20 साल जितना भी पेट्रोल ले सकते हैं वो ऑयल हम लेकर रिजर्व में रखें। ये बहुत अच्छा आइडिया है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह आता है कि हमारे पास इतना पेट्रोल रिजर्व करने की जगह मौजूद है, हमारे पास इतनी रिफाइनरीज मौजूद हैं कि हम क्रूड ऑयल लेकर आएँ और यहाँ पर रिफाइन करें। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे पास इतनी रिफाइनरीज नहीं है कि हम ऑयल ला के उनको रिजर्व करें और उसके बाद उसको रिफाइन करते रहें। तो ये चीज़ें भी हमें जहन में रखनी चाहिए जब हम इस तरह का कोई मशवरा जो है वो हुकूमत को देते हैं। फिर आपने ये कहा कि जी अमेरिका जो है उसके पास 600 बिलियन डॉलर आई थिंक रिजर्व की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके पास बेतहाशा ऑयल है, लेकिन आज तक उसने अपना एक बैरल इस्तेमाल नहीं किया। मेरा ख्याल से आपका इफेक्ट गलत है, क्योंकि अमेरिका ने इवन कनाडा से ऑयल ख़रीदना छोड़ दिया है, सऊदीया से ऑयल लेना छोड़ दिया बहुत से उस चीज़ों में। उसका रीज़न ये है कि उनके अपने शेल रिजर्व्स अब एक्सप्लोर हो चुके हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल वहाँ से निकाल रहे हैं। और जो ऑयल की कीमत कम हुई है वो WTI ऑयल की कीमत बहुत ज़्यादा कम हुई है, वो जो 1 1.5 $2 $3 है, और वो बेसिकली अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑयल हैं। जब आप उन ऑयल्स को इंडिया, पाकिस्तान, अरब या इस तरह की जगहों पे लाने की कोई, या चाइना लाने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर इतना पॉसिबल नहीं रहता। एनीवेज, आपकी रिसर्च बहुत अच्छी थी, आपने बड़ा ज़बरदस्त बात की इस बारे में कि हमें ऑयल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदना चाहिए और पाकिस्तानी आवाम को वो ऑयल कम पैसों पे फराहम करना चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा जो दुनिया सारी में हो रहा है, वो है सोलर एनर्जी। आपको गाड़ियों में, घरों में वो बैटरीज पे क्यों जा रहे हैं, वो सोलर एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सोलर एनर्जी से वो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, उसके बाद उनसे आप बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं, और आपकी जो नॉर्मल ज़िंदगी के काम है वो आप उन बैटरीज पे कर सकते हैं। जैसे गाड़ी टेस्ला ने बनाई, और भी बहुत सी कंपनीज बना रही हैं, तो वो इलेक्ट्रिक कार जो आपकी होती हैं, हाइब्रिड गाड़ियाँ जो होती हैं, तो वो आप जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। आप घरों के पंखे, AC, फ्रिज, ये सारे के सारे आप सोलर एनर्जी पे चलाएं। जब आप ये सारे काम करेंगे तो फिर आपका ऑयल बचेगा इंडस्ट्री के लिए, और वहां से आपको अपनी इंडस्ट्री चलानी है। इंडस्ट्री में भी जो छोटी इंडस्ट्री है उसको भी कहेंगे भाई आप सोलर पैनल के ऊपर काम करें। एक चीज जिसके ऊपर आप भी तवज्जो नहीं दे रहे वो है छोटी इंडस्ट्री लगाना। आप हुकूमत से कहें कि जनाब आप छोटी इंडस्ट्री को सब्सिडी दें और छोटी इंडस्ट्री लगाएं।
جب آپ کی چھوٹی انڈسٹری لگے گی تو وہ آہستہ 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 کنورٹ ہوتی ہے بڑی انڈسٹری میں. اسی طرح سے چائنا اور دوسرے ملکوں نے بھی ترقی کی ہے. اینی ویز یہاں پہ ہم ریویو کو ختم کرتے ہیں. فیصل بھائی نے اینڈ میں بہت زبردست طریقے سے جو ہے آئل کی یوٹیلیٹی کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا، اور میرا خیال سے واقعی میں ہماری حکومت کو اس وقت زیادہ سے زیادہ آئل خریدنا چاہیے اور بینیفٹ عوام تک پہنچانا چاہیے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ انالیسس پسند آیا ہوگا. اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز بری لگی ہو تو آئی ایم سو سوری آلریڈی، اور اگر آپ کو تجزیہ پسند آیا ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.